मोशन इन ए प्लेन, ये पढ़ने से पहले हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में पहले समझना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो सपोज़ हमने कोई पॉइंट P ले लिया, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हमने P ले लिया। P का कोऑर्डिनेट है x, y। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा कैसे हम निकालेंगे? ये हो गया ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो ओरिजिन से उस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे। ओरिजिन से शुरू करेंगे और P पॉइंट तक एक वेक्टर बनाएंगे, और उस वेक्टर का जो हेड होगा, उस वेक्टर का हेड P पॉइंट पे आएगा। तो ये जो OP वेक्टर हमें मिला, ये OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, जैसे पॉइंट P है, विथ रिस्पेक्ट टू O दिख रहा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू O इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन O एंड द पॉइंट P। ओरिजिन O और P पॉइंट को जॉइन कर रहा है और ये वेक्टर बन रहा है O से लेकर P तक। और वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो O से P की तरफ है। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, उस पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, उस वेक्टर का जो हेड है वो P पे होगा। तो क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन O एंड द पॉइंट P एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट P। इस OP वेक्टर के ऊपर हम ऐसे लिख देंगे, OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर को हमें रिजॉल्व करके देखना है x और y कंपोनेंट में। इसको रिजॉल्व करते हैं x और y में इस तरह से। ये तो हमने सीखा ही है रिजॉल्व करना, x एंड y कंपोनेंट। ये O से M, ये एंगल 90 का हो गया। तो हमने OP वेक्टर को रिजॉल्व किया। एक x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला, वो हो गया OM, और जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो है MP, ये y कंपोनेंट है। OM हो गया x कंपोनेंट और MP हो गया y कंपोनेंट। तो वेक्टर OM इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ना, मॉड OM कैप। पहले करते थे वेक्टर में ऐसे ही करते थे। मॉड OM कितना हो गया? ध्यान से देखो तो वो जो मॉड OM है वो x के बराबर है, और OM कैप की डायरेक्शन क्या है? x डायरेक्शन i कैप। इसी तरह से MP वेक्टर इक्वल टू मॉड MP इंटू MP कैप, ये हो जाएगा y j कैप। तो इन वेक्टर ट्रायंगल OMP वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP इक्वल टू वेक्टर OP। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमने यही पढ़ा है। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP। वेक्टर OP हो गया वेक्टर R, वेक्टर OM हो गया XI कैप, वेक्टर MP हो गया YJ कैप। तो R वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। XI कैप ये वाला हो गया XI कैप, MP हो गया YJ कैप, XI कैप प्लस YJ कैप, दैट इज इक्वल टू वेक्टर R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है तो जो OP वेक्टर होगा वो XI के प्लस YJ के होगा। और अगर हम मॉड R निकालना चाहें तो सिंपल √x² प्लस y²। अगर ये 2 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन है, इन 3 डायमेंशन क्या होना चाहिए?
3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए? 3 डायमेंशन में अगर हम पढ़ें तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y, z। तो फिर r वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? r वेक्टर लिखा जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और मॉड r जो आएगा वो आएगा √x² प्लस y² प्लस z²। अभी हम ज़्यादातर 2 डायमेंशन मतलब x और y दो ही कोऑर्डिनेट तक हमें इसमें अभी वहीं तक रहना है, 3 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स में कौन सा बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा बॉडी मोशन में है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होता है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिज़िक्स में ये जो x और y एक्सिस होते हैं, या 3 डायमेंशन में बोल सकते हैं x, y, z एक्सिस, जिसको हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो ये जो x और y एक्सिस है ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है। x एक्सिस और y एक्सिस, ये दोनों एक्सिस ये फिक्स है दोनों। तो ये जो x और y एक्सिस है ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कहीं भी बिठा दो, कहीं भी फिक्स करना है, मतलब इस फ्रेम में कहीं पर भी ऑब्जर्वर को मतलब हमें रेस्ट पे रखना है और उसको बिठाना है। तो ऑब्जर्वर को जनरली हम ओरिजिन पे लेते हैं। ये ऑब्जर्वर हो गया। और P पॉइंट पे यहाँ पर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कर लो ये P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर मूव करता हुआ दिखेगा, तो वो वही बात हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? x और y एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, और P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है जिसका कि कोऑर्डिनेट है x, y। और टाइम मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच की भी ज़रूरत है। ये स्टॉप वॉच भी हम इसमें एक स्टॉप वॉच भी लगा देंगे, हम ऐसे करके लगा दिया स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच टाइम मेजरमेंट करने के लिए होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्टॉप वॉच में टाइम बीत रहा होगा, तो टाइम मेजरमेंट के लिए स्टॉप वॉच है। इससे हम टाइम मेजरमेंट करेंगे। टाइम t = 0 ऐसे करके, 0 फिर 1 2 ऐसे कर करके टाइम बीत रहा है स्टॉप वॉच में। अब इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर अभी ये चल रहा है। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में प्लस और माइनस से हमारा डायरेक्शन का काम चल जाता था। प्लस का मतलब होता था वहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और माइनस का मतलब होता था बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हमेशा प्लस और माइनस से काम नहीं चलेगा। जैसे 1 डायमेंशनल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को मोशन इन 1D भी बोलते हैं। 1D मतलब 1 डायमेंशन। 1D कैसे बोलते हैं? अब यहाँ पर इसको हम समझाते हैं। जैसे सपोज़ ये जो पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पे है, ये ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पे, और ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस के पैरेलल चल रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है x एक्सिस के पैरेलल। तब जब अगर ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस के पैरेलल चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, y नहीं चेंज हो रहा है। y तो इतना ही रहेगा जितना यहाँ पे y, ये y वही रहेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है कि उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x या y, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 1D या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रही है, ऐसे जिगजैग तरीके से चल रही है, यहाँ पे आ गया, P से Q पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जब P से Q पे आ गया, उसका x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल P से Q तक ऐसे जिगजैग मूव कर रहा है, ऐसे जिगजैग ऐसे करके P से Q तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x और y दोनों चेंज हो गए, x1 हो गया और y1 हो गया, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो जब पार्टिकल P पॉइंट पे है, तो सपोज़ स्टॉप वॉच में, ये जो स्टॉप वॉच है वहाँ पे टाइम t1 है। शुरू में टाइम फिजिक्स में t1 लेते हैं, वैसे t1 = 0 भी लेते हैं शुरुआत में टाइम। और जब पार्टिकल Q पे चला गया, तो मान लो कि स्टॉप वॉच में जो टाइम मेजरमेंट हो रही है वो टाइम t2 है। t1 टाइम पे पार्टिकल P पे है सपोज़, और t2 टाइम पे पार्टिकल Q पे है। तो P से Q तक जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगा? t2 - t1, इसको डेल्टा t बोलते हैं। तो जब P से Q तक
जब ये पार्टिकल P से Q तक ऐसे जिगजैग जा रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस वाली बात ख़त्म हो गई, डायरेक्शन प्लस और माइनस हम बोल नहीं सकते, यहाँ पर हमें वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा इस जगह पे जब जिगजैग पाथ में जा रहा है तो, ठीक है। और इसके इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये सारा इसके अब सब नए नए इक्वेशन बनेंगे अब। तो ये जो मोशन है P से Q तक जिगजैग पाथ में, इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। कौन सा मोशन इन प्लेन है? P से Q तक ऐसे जो जिगजैग पाथ से गया, इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन। और हमारा मुद्दा यही है, हमें यही पढ़ना है इस समय, मोशन इन ए प्लेन। इसमें क्या क्या हमें लेना होता है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पे ऑब्जर्वर, एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है, और एक पार्टिकल किसी पॉइंट P पे है और वो पार्टिकल P से Q की तरफ जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। सपोज t1 टाइम पे एट टाइम t इक्वल टू t1 एक पार्टिकल P पे है, P मैं ऐसे बना देता हूँ, एक पार्टिकल P पे है और P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। t1 टाइम पे एक पार्टिकल P पे है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम पहले बनाएंगे, ये बन गया P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये बन गया OP वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो हमने सपोज कर लिया t1 टाइम पे एक पार्टिकल P पे है और ये हमने x और y एक्सिस बना लिया है, एक स्टॉप वॉच भी लगा दिया है, और स्टॉप वॉच चलेगा, इसमें टाइम मेजरमेंट होगी, और ये ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ये सब तो है सब कुछ। तो यहाँ पर हम R1 वेक्टर OP वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। फिर ये पार्टिकल ऐसी जिगजैग कुछ पाथ फॉलो करके यहाँ Q पे चला गया, ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो किया और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल Q पे आ गया। जब ये पार्टिकल Q पे आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, हमें पता है Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से Q तक ज्वाइन करेंगे, जैसे P का कैसे निकाला, ओरिजिन से P तक ज्वाइन किया, पढ़ा दिया ना इससे पहले। तो अब हम Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको हमने R2 वेक्टर लेट कर लिया। तो OQ वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और जब ये Q पे पहुंचा तब हमने टाइम t इक्वल टू t2 मान लिया P से Q तक। तो टाइम इंटरवल फ्रॉम P टू Q इज़ कितना होगा? t2 माइनस t1, जिसको हम डेल्टा t बोल सकते हैं। डेल्टा t टाइम इंटरवल हो गया। जैसे कुछ भी टाइम मान लो, टाइम t इक्वल टू t1 इक्वल टू हो गया 10, और टाइम t इक्वल टू t2 इक्वल टू मान लिया 40 सेकेंड। तो P से Q तक जाने में टाइम लगा 30 सेकेंड, कुछ इस तरह की बात है, ठीक है। हाँ, अब हमें ये पता लगाना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट हमारा P है, फाइनल पॉइंट है Q। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल से फाइनल तक, एक हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, P और Q को जो मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और फिर उसमें हमें डायरेक्शन मार्क करना है, डायरेक्शन P से Q की तरफ। तो मैं बना देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बना दिया मैंने P से Q, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये PQ वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो PQ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? PQ वेक्टर इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। इन वेक्टर ट्राइंगल ओ पी क्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी होता है वहाँ पे। तो ये ओ पी वैक्टर, देखो ये ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। मतलब ओ पी वैक्टर को बोलो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल, ऐसे होता है ना, इक्वल टू वेक्टर सी। आर टू वेक्टर से रिजल्टेंट की तरह सोच लो। तो ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर, ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, अब मैं अगले पेज में करता हूँ। इस ओ पी वैक्टर को इस साइड ले जाता हूँ मैं। ठीक है, ओ पी वैक्टर को दूसरे साइड ले जाके क्या मिलेगा, ये ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। तो पी क्यू वैक्टर इक्वल टू हो गया ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर, असल में जो ओ क्यू वैक्टर है वो है, ओ क्यू वैक्टर जो है वो R2 वैक्टर है। ओ क्यू को R2 लिख रहे हैं और ओ पी को लिख रहे हैं R1 वैक्टर, पी क्यू वैक्टर। तो पी क्यू वैक्टर इक्वल टू R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, इक्वेशन 1 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मे बी डिफाइंड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब ये हो गया क्यू वाला, क्यू फाइनल पॉइंट है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अच्छा, इसको याद रखना, वैसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जैसे अगर हम बोले पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ये R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर को ऐसे भी तो बोल सकते हैं डेल्टा R वैक्टर। डेल्टा R वैक्टर याद रखो, डेल्टा R वैक्टर हो गया R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। अगर तुमने डेल्टा R याद, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद रखो डेल्टा R वैक्टर, और डेल्टा R वैक्टर R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। जैसे हम डेल्टा X लिखते हैं, डेल्टा X क्या होता है, X2 माइनस X1। जब हम डेल्टा X लिखते हैं तो उसका मतलब X2 माइनस X1 होता है। डेल्टा Y का मतलब क्या होता है, Y2 माइनस Y1 होता है। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। बिल्कुल उसी तरह से डेल्टा R वैक्टर अगर कभी भी बोल दिया, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे याद रखो, डेल्टा R वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को याद रखो डेल्टा R वैक्टर, और फिर सीधा लिख दो R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। R2 वैक्टर मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और R1 वैक्टर हो गया इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये ऐसे। तो यहाँ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप। R2 माइनस R1 वैक्टर इक्वल टू X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप। इसको अगले पेज में लिख रहा हूँ। R2 माइनस R1 को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा X, X2 माइनस X1 को लिखने जा रहा हूँ मैं डेल्टा X, सॉरी R2 माइनस R1 को डेल्टा R, X2 माइनस X1 को डेल्टा X और Y2 माइनस Y1 को डेल्टा Y। ये देखो नेक्स्ट पेज में लिख दिया मैंने, R2 माइनस R1 को डेल्टा R, X2 डेल्टा X और डेल्टा Y जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा R वेक्टर मतलब ये डेल्टा R है डिस्प्लेसमेंट, P से लेकर Q तक, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल भले ही P से Q तक मतलब कैसे भी गई हो, पार्टिकल P से Q तक हो सकता है ऐसे जिगजैग गई है, हमें इससे में कोई मतलब नहीं है, हमें तो देखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट, P से Q तक शॉर्टेस्ट हमें देखना है। तो अब ये डेल्टा X क्या है, तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना PQ, इसको हम रिजॉल्व करेंगे X और Y में। देखें रिजॉल्व करके, ये हो गया X कंपोनेंट और ये हो गया Y कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
इसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स आई कैप, और ये जो हो गया, ये हो गया डेल्टा वाई जे कैप, पी क्यू हो गया डेल्टा आर। तो मोशन इन ए प्लेन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप हो गया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और डेल्टा वाई जे कैप का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन था ना, उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, या सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, या सिर्फ वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर जो साइमल्टेनियसली ना बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है 2 डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ रही है, डेल्टा आर को हमने तोड़कर हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बना दिया। डेल्टा आर को तोड़े अगर हम रिजॉल्व करें तो डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप आएगा। तो ये फार्मूला हमारा, ये जो डेल्टा आर वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। अब स्क्रीन पे जो इक्वेशन 5 दिख रहा है, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप, इसको क्या करेंगे हम डेल्टा टी से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। मतलब डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ये अगले पेज में दिखा रहा हूँ मैं करके, ये देखो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है कि पार्टिकल को P से Q तक जाने में जो टाइम लगा, टाइम इंटरवल फ्रॉम P टू Q। डेल्टा टी इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q। तो ये जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आया, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन जो है ना, वैसे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ये भी वही है। डेल्टा आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। लेकिन जब ट्रीटमेंट हो गया ना, वो वेक्टर वाला ट्रीटमेंट आ जाएगा, आई कैप जे कैप इस तरह की बात आ जाएगी अब, ठीक है। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप का क्या मतलब हो गया? एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी P से Q तक जा रहा है तो बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और वाई डायरेक्शन में भी हो रही है। मतलब बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है उसका मतलब ना वो एक्स डायरेक्शन में भी मानेंगे और वाई डायरेक्शन में भी मानेंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप को क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब अगर ये P और Q पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाए, मतलब Q पॉइंट अगर P के बहुत पास आ गया, तो फिर वही एवरेज, फिर हम डेल्टा आर को dr लिख देंगे, डेल्टा टी को dt लिख देंगे, डेल्टा एक्स को dx लिख देंगे। फिर वो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पे P, अभी एवरेज में हम P से Q तक की बात कर रहे हैं ना। अगर P से Q तक का जो टाइम है बहुत कम हो जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उस केस में डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे? फिर dt लिखेंगे। और Q पॉइंट P के इतना क्लोज हो जाएगा कि P और Q में इतना कोई फ़र्क नहीं है, मतलब फ़र्क है लेकिन हम ना के बराबर कहेंगे फ़र्क। तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को लिखेंगे dr बाई dt। इसको डेल्टा, जहाँ जहाँ डेल्टा दिख रहा है ना इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हम चेंज कर देंगे। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को लिखेंगे dr बाई dt, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को dx बाई dt लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को dy बाई dt लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे dr बाई dt इक्वल टू dx बाई dt आई कैप, dy बाई dt जे कैप। अब इस dr बाई dt को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, और इसको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट P, मतलब P पे। P वैसे तो P से Q तक होता है, लेकिन Q पॉइंट P के बहुत क्लोज है, तो P से Q बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा बोलो एट P।
और dx बाई dt को क्या बोलेंगे, dx बाई dt को ऐसे लिख देंगे, v सफिक्स x लगा देंगे। जैसे dr dt के लिए ऐसे कर दो, वेक्टर v बोल दो। भाई देखा जाए ये डेल्टा r बाई डेल्टा t क्या है, एवरेज वेलोसिटी, मतलब v है ना, ये v एवरेज है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये dr बाई dt को वेक्टर v बोल देंगे, वेक्टर v इक्वल टू dr बाई dt। और dx बाई dt के लिए ये देखो v के नीचे हमने क्या लगा दिया, v के नीचे ये v है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में है, इसको vx लिख दिया, dx बाई dt। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पूरा लिख दो, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। और dy बाई dt को लिखेंगे vy इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास बहुत अच्छा फार्मूला आ गया। जो हमें ध्यान देना है ये वाला, ये फार्मूले हमारे काम आ गए। ये आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, वेक्टर v इक्वल टू dr बाई dt। आज हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फार्मूला मिला, वेक्टर v इक्वल टू dr बाई dt। इसको याद रखना है, वेक्टर v इक्वल टू dr बाई dt। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर, ये पहले मैं इक्वेशन 5 तक लिख चुका हूँ, इसको मैं इक्वेशन 6 लिख देता हूँ। और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 7। फिर इक्वेशन 7 में ना अब मैं ऐसा करूँगा, dr बाई dt को लिख दूँगा वेक्टर v, dx बाई, ये dr बाई dt है ना, इसको वेक्टर v लिख देता हूँ, dx बाई dt को vx लिख देता हूँ, dy बाई dt को vy लिख देता हूँ। भाई पता है ना, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में dx बाई dt को v लिखा था ना, क्योंकि वहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो dx बाई dt को vx लिखूँगा, dy बाई dt को vy लिखूँगा और dr बाई dt को v लिखूँगा। इक्वेशन 7 को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर v इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy जे कैप। एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिलेगा, dv बाई dt इक्वल टू ddt ऑफ vx आई कैप ddt ऑफ vy जे कैप। अब इस dv बाई dt को बोलेंगे वेक्टर a, और इसको लिखेंगे ax आई कैप, और dv बाई dt को लिखेंगे ay जे कैप। मतलब वेक्टर a इक्वल टू dv बाई dt। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पता ही है, हमने पहले ही पढ़ा है, बस वेक्टर लगा दिया यहाँ पे, a के ऊपर v के ऊपर वेक्टर लगा दिया। और dvx dt, ये x सफिक्स में है, ये x यहाँ पर है, नीचे है, dvx dt इक्वल टू ax। इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। और dvy dt इसको लिख देंगे ay, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, dvx dt। ये हो गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये हो गया एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये देखा, फाइनली जो हमें मिला इसको हम सम अप कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। फिर हमने लिखा dr बाई dt इक्वल टू dx बाई dt आई कैप dy बाई dt जे कैप। इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं अभी। तो dr बाई dt का मतलब होता है वेलोसिटी, वेक्टर v। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। और dx बाई dt को क्या बोलना है, dx बाई dt को बोलना है vx, x वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। dy बाई dt को क्या बोलना है, vy। तो वेक्टर v इक्वल टू dr बाई dt v हो गया, ये हो गया vx आई कैप और ये हो गया vy जे कैप। और इसको डिफरेंशिएट करके वेक्टर a मिलेगा, a वेक्टर इक्वल टू ax आई कैप, vx की जगह ax लिख दिया, vy की जगह ay लिख दिया। और वेक्टर a क्या होगा, वो होगा dv बाई dt, ax इक्वल टू हो गया x सफिक्स है, x यहाँ नीचे है, एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन, dvx dt। और ay इक्वल टू हो गया dvy dt, ऐसे करके। ठीक है, और यही
कॉन्सेप्ट अगर 3 डायमेंशन में लगा दें तो वहाँ पर बस के कैप और आ जाएगा। उस केस में ऐसे हो जाएगा कि डी आर डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू, फिर ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, और वेक्टर वी इक्वल टू तो वही रहेगा डी आर बाई डी टी। फिर वहाँ पे वी एक्स आएगा, वी वाई आएगा, वी जेड आएगा। एक्सेलरेशन के भी 3 कंपोनेंट है, ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब जेड तक एक्सटेंड करना है। कुछ ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे वेक्टर वी हमने लिखा है ना, वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, वहाँ लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन एक बहुत अलग टॉपिक है, इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे मैं एक आधा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। हमें वेक्टर वी निकालना है और फिर वेक्टर ए निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर, डी डी टी ऑफ 3t आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस डी डी टी ऑफ 5k कैप। अब ये आई कैप कॉन्स्टेंट की तरह है, यहाँ लिख देंगे 3 आई कैप डी डी टी ऑफ टी, 2 और जे कैप को कॉन्स्टेंट मान लेंगे, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर कर देंगे। 5k कैप पूरा ही कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। डी डी टी ऑफ टी 1 हो गया और 2 जे कैप और डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो गया 2t, तो ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये आ गया डी आर बाई डी टी वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी डी टी ऑफ 3 आई कैप डी डी टी ऑफ 4t जे कैप। 3 आई कैप का 0 हो गया और ये 4 जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया। सो दिस इज़ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिफरेंशिएशन करके जो वेलोसिटी मिलती है, डिफरेंशिएशन करके जो एक्सेलरेशन मिलता है, वो सब इंस्टेंटेनियस होते हैं। तो ये है मोशन इन ए प्लेन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, प्रोजेक्टाइल से पहले।